हेलो फ्रेंड, स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल योर जी के लाइब्रेरी पर। लेट्स क्रैक ऑल द एग्जाम्स आसानी से। और ये वीडियो आपके हर एग्जाम में काम आएगा। हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन इस वीडियो से पूछे जाते हैं, तो इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। एक एक क्वेश्चन आप इंपॉर्टेंट है, इसको मान के चलिएगा। आप कोई भी वनडे एग्जाम अगर दे रहे हैं, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, बीपीएससी एमपीपीएससी हो, यूपीएसआई एमपीएसआई, कोई भी वनडे एग्जाम है उसमें ये क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी परीक्षा के लिए अगर आप बैठ रहे हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको ऐसे ही वीडियो आगे भी मिलते रहें। आज जो टॉपिक है वो है अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, यानी कि इंटरनेशनल बाउंड्रीज। अब ये लिखा है इंटरनेशनल बाउंड्रीज, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। ठीक है, इसका मतलब है ये दो देशों के बीच में होगी। ठीक है ना। इसकी नीड क्या है? इसका नीड ये है, देखो जैसे एक ये देश है ए, दूसरा है बी, इसके बीच में ये लाइन है। इसका मतलब ये है, ये जो ए देश है ना, ए नाम का जो देश है, वो जितने भी नियम कायदे कानून बनाएगा वो अपनी लिमिट, अपनी सीमा के अंदर बनाएगा। और ऐसे ही बी देश बनाएगा, ना ये इसको क्रॉस करेंगे ना ये इसको क्रॉस करेंगे। ठीक है ना, ताकि इन दोनों में आपसी मतभेद भी ना हो। ठीक, इसलिए ये बाउंड्रीज को निर्धारित किया जाता है। अच्छा, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? अगर आपसे पूछा जाए द प्रोसेस ऑफ क्रिएशन ऑफ इंटरनेशनल बाउंड्रीज, तो उसको बोलते हैं डी लिमिटेशन। ठीक है ना, डी लिमिटेशन बोलते हैं, मतलब सीमांकन करना दो देशों के बीच में कि देखिए ये बाउंड्री है, आप अपने देश में इस बाउंड्री के इधर काम करें और आप दूसरी जगह काम करें। ना आप हमारे देश में इंटरफेयर करेंगे ना हम आपके देश में इंटरफेयर करेंगे, लेकिन दो देशों के बीच में ट्रेड, व्यापार हो सकता है। ठीक है, लेकिन जो भी लॉ बनते हैं, नियम कायदे कानून बनते हैं, वो देश अपने नागरिकों के लिए बनाता है, सीमाओं के अंदर रहते हुए बनाता है। ठीक है, तो चलिए पहला देखते हैं। ये है डुरंट रेखा। डुरंट रेखा तो ये किन दो देशों के बीच में? ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। ठीक है ना, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। और ये 1893 में इसको बनाया गया था। किसने बनाया था? तो मॉर्टिमर डुरंट, इनका नाम ही था मॉर्टिमर डुरंट। इन्होंने इसको बनाया था किस सन में? 1893 में। अच्छा, 1893 है, यानी कि कब की बात हो रही है? ब्रिटिश काल की बात हो रही है, यानी कि उस समय जो इंडिया था वो ब्रिटिश इंडिया कहलाता था। ठीक, तो उस समय जो विदेश सचिव थे ब्रिटिश इंडिया के, उन्होंने इस लाइन को बनाया था। तो ये किन के बीच में है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मैकमोहन लाइन, जो कि इंडिया और चाइना के बीच में है। इसका जो निर्धारण हुआ है, सीमांकन हुआ है, वो 1914 यानी कि 1914 में हुआ था। और ये तिब्बत और भारत में भी कौन सा पार्ट? असम वाला। तो ये तिब्बत और असम के बीच में ये निर्धारित हुई थी। किसके तहत? शिमला समझौते के तहत इसको बनाया गया था। किसने बनाया था? तो ये थे हेनरी मैकमोहन। उस समय ये फॉरेन सेक्रेटरी थे, यानी कि कौन? विदेश सचिव थे ब्रिटिश इंडिया के। तो उन्होंने इस लाइन को बनाया था। किन किन के बीच में? भारत और चीन के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट है रेडक्लिफ लाइन। तो ये जो है वो है भारत और पाकिस्तान के बीच में। इसको सिरिल या फिर साइरिल भी बोल सकते हैं आप। तो सिरिल रेडक्लिफ इनका नाम था। इनको ये जिम्मेदारी दी गई थी कि आप भारत का विभाजन करें और भारत और पाकिस्तान के बीच में इस लाइन को बनाएं। तो दो राष्ट्रों को बांटा, एक बना पाकिस्तान और एक बना भारत, और इन दोनों के बीच में जो रेडक्लिफ रेखा है उसका निर्धारण किया गया। और ये जो जिन्होंने किया था उनका नाम था सिरिल रेडक्लिफ। ओके, 1947 की ये बात है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है 17 यानी 17th पैरेलल, 7वीं समानांतर रेखा। ये है उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। ठीक है ना, 1954 में इसको बनाया गया था। और ये 1976 के बाद ये जो है इररेलेवेंट, यानी कि आप कह सकते हो इसको माना नहीं जाता, ये खत्म हो चुकी है। क्यों? क्योंकि 1976 के बाद वियतनाम का एकीकरण यानी कि यूनिफिकेशन हो गया था। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए किस सन में बनाई गई तो 1954 बोलेंगे आप। ठीक है, लेकिन किसके बाद? ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इररेलेवेंट है, यानी कि इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। तो 1976 के बाद। नेक्स्ट की अगर बात करें तो 24वीं समानांतर रेखा यानी कि 24th पैरेलल, ये लाइन किन के बीच में है? तो ये है भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में आपने एक रेडक्लिफ पढ़ी और एक पढ़ी है भारत, एक पढ़ी है कौन सी? अभी 24वीं समानांतर रेखा। ठीक, चलिए नेक्स्ट।
आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, एक है रेड क्लिफ, ठीक है, एक है रेड क्लिफ और एक है 24, यानी कि 24 घंटे रेड जोन एरिया होता है इन दोनों कंट्री के बीच में, मतलब खतरे की घंटी। कैसे? दोनों देश आपस में जो है, आप मान सकते हो कि बॉर्डर लाइन पे इनके बीच में जो है वो लड़ाई चलती रहती है, ठीक है ना। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हो। नेक्स्ट है 38th पैरेलल, यानी कि 38वीं समानांतर रेखा। 38वीं समानांतर रेखा जो कि किन दो देशों के बीच में है? एक है नॉर्थ कोरिया और एक है दक्षिण कोरिया, ठीक है ना। नॉर्थ कोरिया, सपोज ये कोरिया है, तो इसको बीच से डिवाइड करेंगे तो ये नॉर्थ वाला पार्ट हो गया, ये साउथ वाला पार्ट हो गया। तो नॉर्थ और साउथ कोरिया के बीच में जो लाइन है, जो बाउंड्री लाइन है जो इन दो देशों को डिवाइड करती है, वो है 38th पैरेलल, यानी कि 38वीं समानांतर रेखा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है 49th पैरेलल, यानी कि 49वीं समानांतर रेखा। और ये किसके बीच में? ये है अमेरिका और कनाडा के बीच में, अमेरिका और कनाडा के बीच में। अच्छा, एक और याद आती है तो मैं बता देता हूँ, एक है मेडिसन लाइन, ये भी अमेरिका और कनाडा के बीच में है, ठीक। चलिए नेक्स्ट है, रेखा का नाम है हिंडनबर्ग रेखा, जो कि है जर्मनी और पोलैंड के बीच में, देखो जर्मनी का मनी ले लो, ठीक है ना, बर्गर का बर्गर बना लो। अगर आपको बर्गर खाना है पोलैंड में जाके तो आपको मनी की जरूरत पड़ेगी, तो आप ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। जर्मनी और पोलैंड के बीच में कौन सी लाइन है? हिंडनबर्ग रेखा। नेक्स्ट ओडरनास रेखा, इसको ऑर्डरनीस भी बोलते हैं, ऑर्डरनास भी बोल सकते हैं, ऑर्डरनेस भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ऑर्डरनीस जो लाइन है, ऑर्डरनीस जो रेखा है, वो जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। अभी आपने और थोड़ी ही देर पहले पढ़ा था हिंडनबर्ग, ठीक है ना। तो उसका कैसे बताया था? आपको बर्गर खाने के लिए मनी की जरूरत पड़ेगी अगर आप पोलैंड जाते हैं। नेक्स्ट ऑर्डरनीस को कैसे आप याद रख सकते हो? कि आपको ऑर्डर दिए गए कि आप मनी लेके जाइए पोलैंड में, ऐसे याद रख लीजिए, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करें मैगिनॉट, इसको मैगिनॉट जो है, मैगिनॉट रेखा, मैगिनॉट लाइन बोलते हैं। ये है जर्मनी और फ्रांस के बीच में। देखो जर्मनी का मनी ले लो, फ्रांस का फ्रांस ही रखो, और मैगी नॉट को मैगी पढ़ो, यानी कि अगर आपको मैगी खरीदनी है फ्रांस से तो मनी की ज़रूरत पड़ेगी, ऐसे याद रख सकते हैं आप। अगर आपको मैगी खरीदनी है फ्रांस से तो मनी की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट सीज फ्राइड रेखा, जो कि किसके बीच में? जर्मनी और फ्रांस के बीच में, तो जर्मनी और फ्रांस के बीच में आपने दो रेखाएं पढ़ी, कौन कौन सी? सीज फ्राइड, और अभी जस्ट पढ़ी कौन सी? मैगिनॉट। और जर्मनी पोलैंड के बीच में दो पढ़ी, कौन कौन सी? एक है हिंडनबर्ग और एक है ऑर्डरनीस, ठीक है। और कनाडा और अमेरिका के बीच में 49th पैरेलल, और एक मैंने बताई मेडिसन। और आप और पीछे जाएंगे तो ये कोरिया वाला बताया, और पाकिस्तान के बीच में एक तो रेड क्लिफ और एक 24, यानी कि 24 आवर्स ये जो दोनों देश हैं इनमें खतरे का जो है वो समय बना रहता है, ऐसे आप याद रख सकते हैं, आसानी से आपको याद हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको इस वीडियो के दौरान ही सब कुछ याद हो गया होगा। और आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको ऐसे ही आने वाले वीडियो मिलते रहें, आने वाले टाइम में ऐसे वीडियो मिलते रहें। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। और ये और भी सोशल हैंडल्स हैं जिन पर आप जुड़ सकते हैं। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, YGL नाम से है, योर जी के लाइब्रेरी। फेसबुक चैनल, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं। इस पर हम लोग डेली अपडेट्स देते रहते हैं, नोटिफिकेशन प्रोवाइड कराते रहते हैं। सो थैंक यू सो मच।